साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस विथ अमित सर प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एसटी के जो संवैधानिक प्रावधान हैं। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो एसटीज हैं इनके संविधान में कहाँ किन आर्टिकल्स में कौन से प्रावधान रखे गए हैं, इनके बारे में आपको हमको जानना है। तो क्या है एसटी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आज हमें इनके बारे में जानना है। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इनका भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश में समझा है। तो ये जो एसटी शब्द है एक्चुअल में ये कब से लिया गया? तो जब भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, उसी दिन से यह एक अनुसूचित जनजाति जैसा शब्द आया। पर बात यह है कि आखिरकार फिर इससे पहले इनको क्या कहा जाता था? तो पहले इनको कई अन्य नामों से जानते थे, जैसे आदिवासी कहते, वन जनजातीय कह देते, पहाड़ियाँ कह देते, आदिम जनजाति कह देते। तो इस तरह अलग अलग नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था, इन्हीं नामों से जानते थे। बाद में आर्टिकल 342 के तहत ये कहा गया है कि ये जो जनजातियां हैं जो रह रही हैं, तो इनको अगर किसी क्षेत्र में, कोई समुदाय में अगर ये रह रही हैं, कुछ ऐसे हिस्से होंगे उनको संरक्षण के उद्देश्य से इस 342 के तहत उन्हें एक विशेष मान्यता दी जाएगी और वह कहा गया अनुसूचित जनजाति। तो इनके उत्थान के उद्देश्य से इनको उसके अंतर्गत रखा गया। मतलब इनमें किसी भी प्रकार के भेदभाव रोकथाम करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये शब्द लाए गए। तो क्या था, इनके संरक्षण के लिए, इनके खिलाफ भेदभाव ना हो, इनके जो है तो इनके हितों की रक्षा की जा सके, तो ऐसे शब्द रखे गए। तो इन्हें एसटी कहा गया, अनुसूचित जनजाति। तो अब आप समझे कि ये कब एक्चुअल में अगर पूछा जाए कि कब आया, तो 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान गणतंत्र हुआ। इससे पहले इन्हें हम आदिम कहते, है ना, आदिम कहते, आदिवासी कह देते, पहाड़ी कह देते। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के इनके नाम कहे जाते थे। अब इनके जानते हैं कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल 14 जो है, तो आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं तो विधि जो हमारी बनाई गई, यानी कि जो कानून लागू है, तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि इसमें सबको बराबर का दर्जा दिया गया है विधि के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण के तौर पर जनजाति को, सभी को एक समान दर्जे प्राप्त हैं। ठीक, किसी भी प्रकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आर्टिकल 15 में ये है कि कोई भी चीज़ जो पिछड़े ना रह जाएं, चाहे वो भाषा, लिंग, धर्म, जाति, इनके आधार पर अगर हैं, तो इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन्हें सामाजिक, शैक्षणिक रूप दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक हैं उनकी उन्नति के लिए, इनकी प्रगति के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया इस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 16 लिखेंगे, आर्टिकल 16 में नियोजन से संबंधित जो है तो प्रावधान किए गए कि कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अब इनके लिए राज्य अपने अकॉर्डिंग कुछ अवसर दे सकती है, इनके अवसर में क्षमता ला सकती है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आर्टिकल 16 के तहत कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर इनके प्रतिनिधित्व की संख्या कम है या नहीं है किसी सेवा में, तो उसकी प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए इनको नियुक्ति दी जा सकती। तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत की कहा गया। ऐसे ही आर्टिकल 19 क्लॉज 4 आर्टिकल 19
का क्लॉज 5 जो है, तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि ये किसी भी क्षेत्र में भारत में अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र पे निवास कर सकते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा। ये पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में कहा गया। ऐसे ही आर्टिकल 23 कहा गया है कि इनके प्रति जो है तो दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। मानव के साथ इनके साथ कोई प्रकार की दुर्व्यवहार नहीं होगा और ना ही इनसे बलात् श्रम किया जाएगा। तो इसके बारे में प्रतिषेध रखा गया। तो थोड़ा थोड़ा आप लिख लें कि विधि के समक्ष क्षमता या विधि का समान संरक्षण, क्षमता और समान संरक्षण। इसमें हमने कहा कि चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षणिक में समानता की बात करेंगे यहाँ। इसमें नियोजन में अवसर, इसकी बात की गई। यहाँ लिखा गया है कि आप जो है तो अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। अबाध रूप से संचरण और निवास की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 23 तक पहुँचे हैं। 23 में कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है ना, इनके बारे में रोकथाम की बातें की गई हैं, या प्रतिषेध खत्म करना नहीं है ना। तो ये बातें हुई। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 29 है। वह ये कहता है कि भाषा, लिपि, संस्कृति इनके आधार पर भी इनको अधिकार दिया जाएगा। ये अपनी उस भाषा को संरक्षित कर सकते हैं। इन पे कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं होगा। ऐसे ही आर्टिकल 46 कहता है कि ये जो जनजातियां हैं इनकी शिक्षा संबंधी जो विशेष प्रावधान है उनमें सामाजिक अन्याय या किसी भी प्रकार के शोषण जो होंगे उनसे रक्षा की जाएगी इनकी। ऐसे ही आर्टिकल 164 जो कि यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप पहले इन दोनों आर्टिकल्स को भी लिख लें। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि भाषा, लिपि, संस्कृति इनके संरक्षण के लिए ये स्वतंत्र हैं। ऐसे ही आर्टिकल 46 इसमें ये कहा गया है कि इनके शिक्षा संबंधी जो अर्थ होंगे उनमें विशेष सावधानी रखें और अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होंगे। सामाजिक अन्याय से सभी प्रकार के शोषणों से इनकी रक्षा की जाएगी। तो यानी कि ये कहो कि आप इनके शोषण से संरक्षण, जो सामाजिक अन्याय होंगे, शोषण से संरक्षण है ना, किससे? जो सामाजिक अन्याय है, सामाजिक अन्याय, इनसे इनका संरक्षण रखा जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 164 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करें कि जो आर्टिकल है 164 इसमें ये कहा गया कि इनका एक कल्याणकारी भार साधक मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया है। किसका? भार साधक मंत्री, भार साधक मंत्री के नियुक्ति की बात की गई है, इसे आप याद रखें। ऐसे ही आर्टिकल 243
इसमें यह कहा गया है कि जो पंचायतें होंगी, प्रत्येक पंचायतें, उन प्रत्येक पंचायतों में इनके लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। तो कौन सा कहता है आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 का क्लोज 4 ये कहता है कि प्रत्येक पंचायत में इनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, कुछ सीटें इनके लिए रिजर्व होंगी। इसलिए आप देखते होंगे कि जब पंचायतों का चुनाव होता है तो प्रधान के लिए ये जारी होता है कि इस बार कौन लड़ेगा, एससी लड़ेगा कि एसटी लड़ेगा कि जनरल लड़ेंगे कि ओबीसी लड़ेंगे। इस प्रकार से वो गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में जारी करती है कि इस साल का जो चुनाव होगा स्थानीय निकायों में, तो कौन उम्मीदवार इसके लिए चुनाव, प्रधानी के चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब एसटी के चुनाव आते हैं, एससी के चुनाव आते हैं, तो उन्हीं में से सरपंच जो है तो चुने जाते हैं। जनरल के लिए ओपन फाइट होती है, जनरल में हर कोई लड़ सकता है और जीतकर वह प्रधान बन सकता है। तो इस तरह हुआ। ऐसे ही आर्टिकल 244 क्लॉज 1 कहता है कि जो अनुसूची 5 है, उस 5वीं अनुसूची में एक सलाहकार परिषद की स्थापना करने की बात की गई हो। जनजातियों के विशेष जो मामले होंगे, उन मामलों से संबंधित उनके अपने जो हैं, तो उनसे संबंधित एक सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अनुसूचियां ऐसी हैं जिनमें इन एसटी के बारे में जो प्रशासन है उनके बारे में कहा गया है। तो 5वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची जिसमें 4 राज्यों को छोड़कर शेष भारत में जितने भी जिन क्षेत्रों में एसटी हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि भाई जब राज्यपाल वहाँ होगा तो वह उनके मामलों से संबंधित एक सलाहकार परिषद की स्थापना करे और वो उनके जो है तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं इनके पक्ष में और कौन सी इनकी नीतियां हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बनाए, सलाह करे और केंद्र सरकार को वो रिप्रेजेंट कराए। तो ये है, तो ये आर्टिकल है 243, है ना। तो अब हम बात करने जा रहे हैं 244 क्लॉज 1 में क्या है, सलाहकार परिषद की स्थापना। ठीक, इसके बारे में ये कहा गया कि ये करी जाएगी कि इनके भाई प्रगति हो सके। इनके बारे में कौन बताए सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य गवर्नमेंट को कि इनके क्या चैलेंजेस हैं। तो ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अनुसूची 5वीं के लिए। ठीक, अब एक अनुसूची और है और वो अनुसूची है 6। तो इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में। तो ये कहा गया है कि जो 6 है तो इनमें 4 राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ का प्रशासन जो है तो इस अनुसूची के द्वारा चलता है। तो इसमें कहा गया कि विशेष प्रावधान ये करा गया है कि ये जो जनजातियां हैं तो ये स्वायत्त अपने जिले घोषित करें और स्वायत्त क्षेत्र को नामित करें। इन्हीं के लिए ये कहा गया है कि अपने से स्वायत्त जो जिले होंगे, स्वायत्त इनके क्षेत्र होंगे, उन्हें नामित करके ये जो है तो जिला परिषद का गठन करें और अपने विशेष प्रावधानों के लिए प्रशासन की अपनी व्यवस्था करें। तो ये आर्टिकल 6 में कहा गया कि स्वायत्त जिले के साथ साथ ये स्वायत्त क्षेत्र भी नामित कर सकते हैं। क्या है कि ये अपने स्वायत्त जिले घोषित कर लें और स्वायत्त क्षेत्र भी नामित कर लेंगे। इनको नामित करते हैं ये, और इनके नामित करने के बाद इसमें वे अपने विशेष प्रावधान जो है तो बना सकते हैं कि इन्हें अपने क्या करना है। तो ये आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में अनुसूची 6 के लिए ये दिशा निर्देश करे गए। तो अनुसूची 6, तो इतनी बातें आपको पता चले कि इतने आर्टिकल्स में ये हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि जो ये जनजातियां हैं, इन जनजातियों के विषय में कुछ जो अनुदान दिए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये अनुदान जो दिए जाएंगे वो है आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के तहत जो अनुदान दिए जाएंगे वो संचित निधि पर होंगे।
किसमें, संचित निधि पे रखे जाएंगे। तो ये एक रखा गया ये प्रावधान। ठीक, नेक्स्ट अगर बढ़े हम कि नेक्स्ट में क्या बातें की गई, तो ये कहा गया कि जो एसटीज हैं इनके लिए राज्यसभा और लोकसभा में भी कुछ आरक्षण दिए जाएंगे। तो यह जो आरक्षण की बात की गई, यह आर्टिकल 330 के तहत कहा गया कि राज्यसभा लोकसभा में इनके आरक्षण के बारे में, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा आरक्षण के बारे में कहा गया कि भाई ये तो अब राज्यों में भी तो राज्य विधानमंडल है, तो इस विधान सभाओं में इनके आरक्षण की बात की गई आर्टिकल 332 में। किसमें, आर्टिकल 332 में विधान सभाओं में बात की गई, विधान सभा में आरक्षण की बात की गई। ठीक, कहाँ, विधानसभा में इनके आरक्षण की बातें की गई। अब इतनी बातें तो हुई, लेकिन कुछ ऐसी भी की गई कि जैसे किसी भी पद पर अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सेवा पद नहीं दे पा रहे हैं, तो आर्टिकल 335 के तहत ये कहा गया कि वहाँ भी इनको दक्षता बनाए रखने के लिए इनके पद रखे जाएंगे। साथ ही आर्टिकल 338 कहता है कि इन जनजातियों को सुरक्षा के उद्देश्य से कुछ मामलों की मॉनिटरिंग और उनका मूल्यांकन करने का प्रावधान रखा गया आर्टिकल 338 के तहत। जैसे कि इस समय अब इनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं कि बीमारियां हैं, कुपोषण है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है ना, और अलग अलग प्रकार से इन्हें प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इस तरह में इनको कैसे बचाया जाए, तो इसमें कहा गया कि भाई इनकी सुरक्षा की जाए। तो जब सुरक्षा कैसे करेंगे, जब इनकी मॉनिटरिंग हो पाए, पता चले कि इनके बारे में क्या समस्याएं हैं। तो यही बात करता है आर्टिकल 338। कुछ आयोग भी बनाए गए इनके लिए कि उनके तहत इनके संरक्षण रखे जाएं। तो वह आयोग की जो नियुक्ति के जो आदेश रखे गए कल्याण के बारे में, कि आयोग इनके कल्याण से संबंधित कुछ अपने प्रतिवेदन सौंपे, तो यह आर्टिकल 339 में कहा गया। ऐसे ही आर्टिकल 340 में भी बातें की गई, ऐसे ही 342 में भी बातें की गई। तो इस प्रकार से अनेक जो है तो आर्टिकल्स इनके बारे में कहे गए। पर इम्पॉर्टेंट आपको रखना है कि नागालैंड, असम और मणिपुर, ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनसे संबंधित आर्टिकल 342 है। उस 342 में क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 रखे गए। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था आर्टिकल 371 से। तो 371 भी क्या है कि 4 आर्टिकल हैं, का, खा, गा और चा। इनमें से अलग अलग राज्यों में प्रशासन के बारे में इनके प्रावधान रखे गए हैं कि जो विशेष प्रावधान है, तो वह जैसे कि इनको आप जरूर लिख लें। एक लिखें कि आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। ठीक, तो इनमें कौन कौन से राज्य हैं इनको आप लिख लें कि नागालैंड, कौन कौन से हैं, नागालैंड, ठीक है, और नेक्स्ट है असम और मणिपुर ये। अब जो हमने कहा कि विशेष प्रावधान जो इनके लिए रखे गए हैं, विशेष प्रावधान, तो उन आर्टिकल्स के बारे में बात कर ले हम कि वो कौन से आर्टिकल हैं। तो ये हैं सारे आर्टिकल 371 के। तो 371 का, 371 खा, 371 गा और 371 चा। इनमें से किन किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, इनके बारे में आप समझें। तो का में नागालैंड, खा में असम, गा में मणिपुर और चा में सिक्किम। मतलब इन्हें आप क्रम से ऐसे लिख सकते हैं, NAMS, नेम्स। तो इसके आधार पर ये विशेष प्रावधान को आप लोग याद रख सकते हैं।
5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची की हम लोगों ने बात कर ही ली है। अब इनकी विशेषताएं नहीं बात करने जा रहे कि 5वीं अनुसूची की विशेषता क्या है, 6वीं अनुसूची की विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, ना कि मेंस के हिसाब से। अब एक बात और आप यहाँ जान लें कि इनके संबंध में एक आयोग बनाया गया। आर्टिकल 338 के तहत 65वें संविधान संशोधन 1990 में 338 में प्रावधान रखा गया कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आयोग बनाया गया। तो किसके अंतर्गत, यहीं आपको कंफ्यूजन होगा। 65वां संविधान संशोधन 1990 में आर्टिकल 338, इसमें एससी और एसटी आयोग बनाया गया। ठीक, कमीशन बनाया गया, लेकिन बाद में चलकर इसमें अलग किए गए ये दोनों प्रावधानों को, क्योंकि इतना सफलतापूर्वक कार्य नहीं हो पा रहे थे, जिसलिए एक इनका अलग से ही आयोग बना दिया गया। और वह आयोग बनाया गया 2003 में। कब बनाया गया? 2003 में 89वां संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन में इस आर्टिकल से ये नया आयोग निकाला गया और वह आयोग बनाया गया एसटी आयोग। ठीक, एसटी कमीशन बनाया गया, एसटी कमीशन बनाया गया और इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया वह नई दिल्ली रखा गया। ठीक, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रखा गया और यह आर्टिकल रखा गया 338 क्लॉज 1 के तहत। और यह जो आयोग बनाया गया, इसके कुछ क्षेत्रीय आयोग भी बनाए गए। तो क्या बनाए गए? कुछ क्षेत्रीय आयोग, क्षेत्रीय आयोग। और ये जो क्षेत्रीय आयोग थे इनकी संख्या 6 है। अब इन 6 क्षेत्रीय आयोग को जरूर आप याद कर लें कि आखिर वो क्षेत्रीय आयोग 6 कौन कौन से हैं, है ना। तो चलिए हम क्षेत्रीय आयोग 6 क्षेत्रीय आयोगों के बारे में बात करें। तो एक है अपने मध्य प्रदेश में, भोपाल में है। ठीक, सेकंड भुवनेश्वर में, सॉरी भुवनेश्वर, जयपुर, रांची, रायपुर और शिलांग में, है ना। तो ये क्षेत्रीय आयोग बनाए गए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे जल्द मिलते हैं। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।